माननीय प्रोफेसर साहब की आज सम्मान में जब वो जल संसाधन मंत्री रहे, चाहे हाडोती की नहरों का मामला हो, आज शायद कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ से भी कुछ प्रतिनिधि मंडल विशेष आए हैं। कोटा का श्री तेजा मंदिर ट्रस्ट उनके सदकार्यों को सदा गुणगान करता रहेगा। वो हमारे गांव श्री राला बाबा धाम किवाड़ा में पधारे जब वो बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे, और उन्होंने उस समय भी एक अच्छा प्रयास करके आई जो आज वर्तमान में परिणित है। ऐसे संपूर्ण राजस्थान, चाहे फुलेरा का वीर तेजाजी छात्रावास हो जो उन्हीं के कर कमलों से जिसका उद्घाटन हुआ, चाहे फागी का जो राजस्थान का सबसे बड़ा किसान बालिका छात्रावास है वो हो, जो महामहिम राज्यपाल कमला जी की उपस्थिति में सांवरलाल जी ने उसका शिलान्यास किया। ऐसी राजस्थान की बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, आइए जिनका जीवन किसानी के लिए समर्पित रहा, उस किसान मसीहा को हम सब ने याद किया, उस महान शख्सियत को जिनके बारे में जिक्र हुआ कि जैसे मैसेज गया कि आपको प्रतिमा अनावरण के मुख्य अतिथि के रूप में पधारना है। उनकी सहजता देखिए, उनकी सरलता देखिए, उनकी सादगी कि हम सब के बीच में बड़ी आत्मीयता के साथ में पधारे हैं। 4 लाइनों के साथ में महामहिम राज्यपाल बिहार को आमंत्रित करना चाहूँगा कि जले दीप फूल महके चमन इस तरह सजा दो, हम गगन उतार देंगे जरा तुम मुस्कुरा दो, ए समय के चांद तारों ना संवारो चाहे मेरा जीवन, मेरी जिंदगी यही है, मेरा देश जगमगा दो, मेरा देश जगमगा दो, मेरा देश जगमगा दो। आइए उस देश जवान किसान को जगमगाने वाले आदरणीय महामहिम राज्यपाल। अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा श्री कैलाश मेघवाल जी, माननीय मंत्री पंचायत राज श्री राजेंद्र सिंह राठौड़ जी जो छात्र जीवन से मेरे मित्र रहे हैं और इसी तरह सांवरलाल जी के दोस्त रहे हैं, भारतीय और माननीय किलक जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला महामंत्री श्री रामस्वरूप लांबा जी। लेकिन ये जिला महामंत्री कोई पद आपके लिए नहीं है, आप एक इतनी बड़ी विरासत के मालिक हो कि आप जितना 50 साल में आदमी जितना बड़ा बनता है, सांवरलाल जी के जाते ही आप उतने बड़े बन गए हो। पद की आपको कोई पद आप में कुछ जोड़ता नहीं। कार्यक्रम में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, नेतागण, पदाधिकारीगण और सांवरलाल जी के शानदार लोगों, किसान भाइयों, मीडिया के लोगों, देवियों और सज्जनों और ख़ास तौर से माननीय सांवरलाल जी का सम्मानित परिवार, भाई बहन, बेटा बेटी, सब लोग, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। जब मुझे रामस्वरूप जी का फ़ोन गया, मैं अपना फ़ोन खुद उठाता हूं, तो उन्होंने कहा कि हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं। मैंने कोई डायरी नहीं देखी, तत्काल उनको कह दिया कि आप अभी से घोषणा कर दें, मैं ज़रूर पहुंचूंगा। मेरी जगह 2200 किलोमीटर है, 3 जहाज बदल के आना पड़ता है, लेकिन मुझे इस बात का पता था कि यहाँ आना हरिद्वार में स्नान करने और पुण्य कमाने से ज़्यादा बढ़िया। मैं अपने पुराने साथी को शीश झुकाने, अपने किसान भाइयों को प्रणाम करने, उनके परिवार का हिस्सा बनने के लिए मैं तत्काल राजी हो गया और मैं अब आपके बीच में हाजिर हूँ। मेरी सबसे बड़ी दुविधा ये थी कि मैं लगभग 10 दिन से ये सोच रहा था, सब नेताओं की दिक्कत होती है कि भाषण क्या करना, कहना क्या है। बहुत सारी बातें मेरे जहन में आई जो मैं बोलूँगा, लेकिन कुल मिला के सबका आहता करके, सबको इकट्ठा करके अगर सांवरलाल जी के लिए मुझे 2 लाइन कहनी हो तो वो मैं शुरू में ही कह देता हूँ। और वो एक शेर है कि कोई लगा ना सका उसके कद का अंदाजा, कोई लगा ना सका उसके कद का अंदाजा, वो आसमां था मगर सर झुका के चलता था। तो इतना बड़ा आदमी, इतना महान आदमी, इतना सादा आदमी, इतना ईमानदार आदमी, इतना दोस्त आदमी सदियों में पैदा होता है। मित्रों, मैं रास्ते में देख रहा था कि नेताओं में किसान लगता था, किसानों में नेता लगता था। ये यहीं से पैदा हो के कितना स्ट्रगल किया होगा, कितनी मेहनत की होगी और कैसे निकल के, कितने लोग हैं देश में जिनकी 2-2 शपथों थी हैं,
राज्य के मंत्री की भी, केंद्र के मंत्री की भी, यहां से निकल के वहां गए, तो या तो इस माटी में कोई बहुत खास बात है या इस परिवार के जीन्स में कोई खास बात है। और आज की तारीख में माननीय हमारे जो सम्मानित नेता हैं जिनके लिए हम आए हैं, सांवरलाल जी, ये उन नेताओं की श्रेणी में शरीक हो गए हैं। छोटू राम जी, चरण सिंह जी, नाथूराम जी, चौधरी गंगाराम जी, और इनके जब नाम लिए जाया करेंगे तो इनका भी नाम लिया जाएगा। छोटू राम जी का नाम तो आप बहुत कम लोग जानते होंगे, बड़े ही कोई जानते होंगे, बच्चे तो जानते भी नहीं हैं। पंजाब के थे वो। आज़ादी की लड़ाई के दौरान पंजाब में उन्होंने सरकार बना ली थी, अनडिवाइडेड पंजाब में। राजेंद्र जी वो एक दिन वायसराय से मिलने के लिए आए और वायसराय ने चाय पिलवाने के बाद कहा कि छोटू राम जी, बड़ी लड़ाई छिड़ी हुई है, वर्ल्ड वार सेकंड चल रहा था, मुझे फौज के लिए बहुत सारा गेहूं चाहिए। छोटू राम जी ने कहा, मैं कार से आया हूं लाहौर से, बहुत अच्छा गेहूं इस बार पैदा होगा, जितना गेहूं चाहिए मैं फौज के लिए दूंगा। लेकिन वायसराय ने कहा कि मैं लूंगा 3 रुपए मन में। छोटू राम जी ने कहा कि ना, गेहूं जितना कहोगे मैं दूंगा, लेकिन दाम आप नहीं तय करोगे, दाम मैं तय करूंगा, और मैं 6 रुपए मन से कम, 1 पैसा कम गेहूं नहीं दूंगा। वायसराय ने उन्हें धमकी दी कि मैं फौज से पुलिस भेज के अनाज मंगवा लूंगा। तो छोटू राम जी ने कहा कि आप मंगा लेना, मैं अभी जा रहा हूं और किसानों से कहता हुआ चला जाऊंगा, खड़ा खेत जला देंगे, एक दाना नहीं देंगे तुम। वायसराय उनकी इस धमकी से घबराए और उन्होंने जो प्रधानमंत्री थे तब पंजाब के सर सिकंदर हयात खां, उनको बुलवाया और कहा कि भाई तुम्हारा तो मिनिस्टर बहुत अनाड़ी है, वो तो ऐसे ऐसे कह के चला गया। सर सिकंदर हयात खां ने कहा कि साहब 6 रुपया ही दे दो, वरना अगर उसने कह दिया तो पंजाब का सारा गेहूं खेत में जल जाएगा। इतना बड़ा नेता था। सांवरलाल जी को देख के मुझे वो बात याद आती है, और वो इसलिए याद आती है कि जब बीजेपी का घोषणा पत्र लिखा जा रहा था, राजेंद्र जी जानते होंगे कि घोषणा पत्र की कमेटी में मैं था, और जो एग्रीकल्चर का सेक्शन है उसको लिखने की कमेटी का मैं कन्वीनर था, इंचार्ज था। हम इस चुनाव से पहले की जो घोषणा पत्र है बीजेपी का, उसमें किसानों के लिए सिर्फ 4 लाइन है, और इस बार के घोषणा पत्र में 2 पेज हैं। हमने सारी चीजें लिखी, लेकिन जब मैं जानता था इस चीज को, चूंकि मैं चरण सिंह जी के चरणों में बैठ के राजनीति सीखी, कि किसानों का सबसे बड़ा मसला दाम का मसला है, तो हम लोगों ने तय किया, मैं था, धनखड़ जी थे, रूपाला थे जो नरेंद्र मोदी जी के मित्र हैं, कि हम स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश का जिक्र कर दें, जिसमें लागत प्लस 50% जुड़ के दाम मिलेगा। अब हमने तय तो कर लिया कि हम लिखेंगे। भाई साहब को फोन किया, सांवरलाल जी को, कि सांवरलाल जी हम लोग ये लिखना चाह रहे हैं, क्या करें? लेकिन मैं ईमानदारी से बात बता सकता हूं, मैंने कहा कि यहां तो बहुत लोग हैं जो नहीं चाहेंगे इनको दाम मिले, और यही हुआ। शुरू के 2 साल में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिलवा दिया दोस्तों ने कि दाम नहीं दिया जा सकता। तो वो तो मैं नरेंद्र मोदी जी की महानता मानता हूं, उनका किसानों के लिए स्नेह मानता हूं कि उन्होंने इस फार्मूले को स्वीकार कर लिया। तो जब मैंने पूछा सांवरलाल जी से कि ये लिख दें क्या, हम लोग सोच रहे हैं इसको लिख दें, तो उन्होंने कहा, सतपाल जी रोज रोज उस जगह पे नहीं बैठते हो जहां लिखने का मौका मिला है, कलम है आपके हाथ में और आप लिख दो। मैंने कहा कि आपकी पार्टी ने ना माना तो? कहने लगा, फिर क्यों डरते हो, हमारे और तुम्हारे लोग सड़क पे बैठ के मनवाना जानते हैं, हम मनवा लेंगे, एक बार आप लिख दो। और आपको ये बात कहने में मुझे कोई झिझक नहीं है, पिछले 2 साल में देश में जहां भी कोई किसान आंदोलन हुआ है, किसी भी झंडे के नीचे हुआ है, उसकी पहली मांग स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिश रही है, और उसी के चलते आज ये बात मानी गई है। मोदी जी की आपके प्रति मित्रता और किसानों की ताकत और किसानों का इस पे जोर देना, तो आज ये बात जब मानी गई
तो मुझे रास्ते में सांवरलाल जी याद आए और उनकी वो बात बहुत याद आई कि हम जानते हैं कैसे मनवाते हैं। तो इस तरह के थे, सादा थे, ईमानदार थे। आजकल तो सादगी तो कोई क्राइटेरिया ही नहीं रहा। आजकल तो शादियों में 4 छल्ले की गाड़ी मांग रहे हैं लोग, बुढ़े के मरने पे 40 गांव का भोज कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन वो पीढ़ी थी जो मंत्री होके भी चारपाई पे बैठ के चाय पी लेती थी, जैसा आपने बताया। मैं आपको कहूं कि देश ना इमारतों से बनता है, ना सड़कों से बनता है, ना कारखाने से बनता है। देश वहां के नागरिकों और खास तौर से नेताओं के चरित्र और उनकी ईमानदारी से बनता है। 2 चीजें आपको बताना चाहूंगा मैं। इजराइल के बारे में एक किताब लिखी है 2 लेखकों ने, उसका नाम है जेरूसलम। मैंने जेल में कभी पढ़ी थी, फिर अभी आके मैंने बाहर किताब मांगी तो किताब वालों ने कहा जी वो तो आउट ऑफ प्रिंट हो गई। तो मैंने अमेजन से मंगवाई, उसकी मैंने भूमिका पढ़ी। जिन्होंने वो लिखी, दोनों लोगों ने कहा, अंग्रेज हैं वो, कॉलिन और एक और है। तो उन्होंने कहा कि हम इसको दोबारा लिखने से पहले इजराइल गए और इजराइल जाके हमने सबसे पहले तय किया कि हम इजराइल के राष्ट्रपिता, बेन गुरियन उनका नाम है, जिसे इजराइल का राष्ट्रपिता कहते हैं, जैसे हमारे गांधी जी को कहते हैं, और वो राष्ट्रपति भी रहे इजराइल के। तो हम बेन गुरियन से मिलने गए और जब हम मिलने गए हमने पूछा कहाँ है, तो बताया कि वो किसी गांव में रहता है 80 साल। तो गांव में हमने जाके पूछा कि कहाँ है, तो लोगों ने बताया कि वो भेड़ चराने गया हुआ है। हम खेत पे ही पहुंचे और हम जब मिले तो बड़ा खुश हुआ और बोला कि अच्छा चलो, और वो डंडी एक बच्चे को पकड़ा दी कि तुम भेड़ ले आना, और हमारे साथ आए घर में। और घर के नाम पे उनके पास एक बड़ा कमरा, जो उनका बेडरूम भी था, उनकी लाइब्रेरी भी थी, उनका दफ्तर भी था, और एक रसोई, इसके अलावा कुछ नहीं था। इतना बड़ा आदमी था, लेकिन इस तरह से रह रहा था। ये इजराइल के सांवरलाल ही थे। इजराइल इसीलिए बड़ा हो गया कि उनका राष्ट्रपिता और राष्ट्रपति इस तरह का था। आजकल तो आपके यहाँ तो पता नहीं, हमारे यहाँ तो बाग उसमें यूपी में एक जिला बोर्ड का मेंबर होते ही पहली बार 50 लाख में बिकता है और 30 लाख की गाड़ी में चलता है। बहुत खराब हाल हो गया है। और मैं तो जिस स्टेट से आता हूँ वहाँ तो 2-2 चीफ मिनिस्टर जेल में पड़े हुए हैं। बहुत बुरी स्थिति है। लेकिन सांवरलाल जी जैसे लोग यही देश को बनाते हैं। ये दीपक हैं, रोशनी देते हैं, इनकी तरफ हमको देखते रहना चाहिए। हाँ, बिहार में एक और भी चीज़ है, मैं भूल जाऊंगा तो गलती करूंगा। मैं राजेंद्र प्रसाद जी को देखने गया कि वो कहाँ रहते थे। आप हैरत करोगे, जो आदमी 2 बार राष्ट्रपति रहा हो, और राष्ट्रपति भवन आपने देखा होगा कि 10 साल तक वो राष्ट्रपति रहे, लेकिन सारे कमरे देख भी नहीं पाए होंगे, इतने कमरे उसमें हैं। लेकिन जब रिटायर होके गया तो सदाकत आश्रम, वहाँ कांग्रेस का दफ्तर है, उसके एक कोने में 2 कमरे खपरेल में उन्होंने रहना शुरू किया, डॉक्टरों की एडवाइस के खिलाफ। चूंकि उसमें सीलन थी और इनको दमा था, डॉक्टरों ने मना किया, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, अब मुझे यहीं रहना है। और फकीर की तरह रह के उसमें, एक मैं देख के आया, एक पलंग था, 4 कुर्सियां थी, जमीन में बैठ के खाना खाने का इंतजाम था, कुछ पीढ़ियां थी। उसी में 10 साल तक राष्ट्रपति भवन में रहा हुआ आदमी वहां रह के मरा। ये है देश की दौलत, इन्हीं से देश बनता है। और मैं आज की तारीख में माननीय सांवरलाल जी को इन्हीं की श्रेणी में शरीक करता हूं, और मैं मानता हूं कि ये इसी की तरह के थे। एक बड़ी बात उनकी ये थी, जो मुझे लोग बताते हैं राजस्थान के, कि ना तो करते ही नहीं थे किसी चीज को। आप नल मांग लो, फौरन कह देंगे दे दो भाई। आप सड़क मांग लो, दे दो भाई। आप टंकी मांग लो, दे दो भाई। और ये बात मुझे तब पक्की हुई, एक बार मैं बाड़मेर जा रहा था जोधपुर से, ये सारन साहब बैठे हैं, साथ थे गाड़ी में, तो मैंने देखा एक पहाड़ी के ऊपर टंकी बनी हुई है। मैंने पूछा ये क्या है? कहने लगे साहब ये 12 गांव को पानी देती है, ये टंकी है, और ये माननीय सांवरलाल जी की बनवाई हुई है। उनसे मैंने ये जिक्र किया कि आप यहां अगर टंकी बनवा दोगे तो 12 गांवों को पीने का पानी मिल जाएगा। उन्होंने फौरन हाँ की और वो टंकी बनवाई। कि वहां लूनी का बाई इलेक्शन होना था, वो बाई इलेक्शन वसुंधरा जी सिर्फ उस टंकी की वजह से जीती, जो सांवरलाल जी ने बनवाई थी। तो इस तरह के थे, और इस तरह के नेता होंगे तभी देश आगे चलेगा।
नर्मदा का पानी लाए, यमुना का पानी लाए, पानी के तो देवता थे एक तरह से। और अभी मैं देख रहा हूँ, मैं रास्ते में जब वहाँ से आया हाईवे से, तो जो सड़क थी वो कुछ नहीं थी, पर जो गांव तक की सड़क थी वो उनकी शानदार थी। वो अपने लोगों के लिए हर चीज़ का ख्याल रखते थे और उसको करते थे। कि उनकी बेटी हैं डॉक्टर सुमन, ये भी हैं, आप रामस्वरूप जी भी हैं, परिवार के और लोग भी हैं, कि बुत बनाने का काम आपने कर दिया, ये तो आपकी जिम्मेवारी थी। लेकिन जनता में जो दो उनके लोग आए हैं, मैं आपको सबको उनके लोग मानता हूँ, परिवार मानता हूँ। आपसे ये कह रहा हूँ कि बुत लगाना काफ़ी नहीं है और बुत पे फूल चढ़ाना भी काफ़ी नहीं है। बुतों की और जिनके बुत हैं उनकी परंपराओं की इज्जत करना सीखो। और अगर जानना चाहते हो तो मैं 2 मिसाल दे के बताता हूँ। ये बैठे हमारे कैलाश मेघवाल जी, इनसे मैंने डरते डरते पूछा कि आजकल दलितों को क्या कहते हैं, तो इन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति का कहते हैं, चूंकि उसको भी वो बुरा मानते हैं और सही मानते हैं। उनके साथ बहुत अन्याय हुआ है। उनके नेता थे डॉक्टर अंबेडकर और बहुत बड़े आदमी थे। सारे देश में उस आदमी की मूर्तियां लगी हुई है, कोई गांव नहीं है जिसमें उनकी मूर्ति ना हो। उनके लोगों से सीखो। अगर किसी भी जगह डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति की उंगली कोई तोड़ दे तो कलेक्टर और एसएसपी रात भर वहां कैंप करेंगे और मरम्मत जब हो जाएगी तब जिला हेडक्वार्टर पे जाएंगे। इतनी दहशत है आज अंबेडकर के लोगों की। इतनी दहशत आपकी भी होनी चाहिए कि आपके नेता का, उसके परिवार का, उसकी परंपराओं का या आपका कहीं अपमान हो तो इकट्ठे होकर रहो और उस सम्मान को बचाओ, ये सीखो। दूसरी मिसाल, जो आप में से थोड़े बहुत लोग मुसलमानों के बारे में थोड़ा ज़्यादा जानते होंगे, मुसलमानों में 2 शाखाएं, एक शिया है एक सुन्नी। शिया वो लोग हैं जो हुसैन की शहादत को मानते हैं। हुसैन हज़रत अली के दामाद थे और वो करबला की लड़ाई में मारे गए थे, और मारे इसलिए गए थे कि उन्होंने गलत आदमी को खलीफा नहीं माना था। मान लेते तो नहीं मारे जाते। तो वो मारे गए 1600 साल पहले। लेकिन आज भी पूरी दुनिया का शिया 1 महीने के लिए मुहर्रम मनाता है। काला कपड़ा पहनता है, घर में बढ़िया खाना नहीं बनता है, और मुहर्रम के दिन उनके लड़के लोहे की जंजीरों से मार मार के अपनी पीठ छीन लेते हैं, ये कहते हुए कि हाय हुसैन हम ना हुए। उसको इस शिद्दत से याद करते हैं। तो आपसे भी मैं कहूँगा कि मूर्ति लगा के काम काफ़ी मत करना, उनको उसी तरह से याद रखना जैसे दूसरे लोग अपने पुरखों को याद रखने। और उनके सम्मान की जब बात आए तो इकट्ठा रहना है। और आप इन्हीं सारी किसान कौमें अगर इकट्ठा होकर रहेंगी तो आप लोगों को कोई पराजित नहीं कर सकता। आज इस जाति से उसको लड़ा दो, उसको उससे लड़ा दो, इसी से हमारा सत्यानाश हो रहा है। आखिरी बात मैं बताता हूँ, अलीगढ़ में एक आज से 3-4 साल पहले एक आंदोलन हुआ था। जेपी एक बिल्डर है बहुत बड़ा, मायावती ने उसको बहुत ज़मीन दे दी हाईवे के लिए, और उसी के बराबर में अलीगढ़ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी रही, टप्पल एक जगह है, वहाँ ज़मीन दे दी कॉलोनी बनाने के लिए। किसानों को 500 रुपये गज दिया और उसने तीसरे दिन विज्ञापन निकाल दिया 1200 रुपये गज का। तो किसान खड़े हो गए और उसका सारा बारदाना, उसकी मशीनें, उसके ट्रैक्टर सब फूंक दिए किसानों ने। गोली चली, 3 किसान मरे, 3 पुलिस वाले मरे। ये 14 अगस्त था, 15 को जा नहीं सकते थे, 16 को मैं और राजनाथ जी वहाँ गए। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि उनके आंदोलन के बारे में जब मैंने बाकी जिले में कहा लोगों से कि भाई ये 1 महीने से यहाँ पड़े थे, तुम क्यों नहीं आए इनकी मदद करने के लिए, तो उन्होंने जाति का नाम लेके कहा कि ये तो इनका झगड़ा था। तो ये जो हम में परंपरा है इसको तोड़ना पड़ेगा। मैं देखता हूँ कि जब गन्ने की लड़ाई होती है तो मेरठ से हरिद्वार तक सड़क पे किसान बैठा रहता है, लेकिन उसमें यह है कि एक जात का बैठ गया तो दूसरा मुंह मोड़ के चला जाता, उसमें बैठता नहीं। बैठना सीखो लड़ाई में, एक दूसरे की लड़ाई में शिरकत करना सीखो, साथ रहना सीखो। फिर आपकी स्वामीनाथन या कोई नाथन कमेटी हो उसकी बात ज़रूर मन जाएगी। उसके ना मनने के लिए हम ही जिम्मेवार रहते हैं। मैं फिर दोहराता हूँ कि आज यहाँ आके मुझे बिल्कुल
ये एहसास हो रहा है कि जैसे मैं कोई तीर्थ करके जा रहा हूँ, किसी महामना के चरणों में सर झुका के जा रहा हूँ, किसी शानदार आदमी के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करके जा रहा हूँ। और मैं रामस्वरूप जी आपको, सुमन बेटे आपको और परिवार को ये आश्वासन देता हूँ कि कभी भी बुलाओगे, कभी भी कोई काम बताओगे, कभी भी कोई समस्या होगी, मैं आपके लिए हाजिर रहूँगा। मैं जिक्र ये करता हूँ कि भाई राजभवन है, 100 एकड़ में बना हुआ है, 4 गाय हैं मेरे पास, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, सब सामान है, उसमें आओ। मैं आपको ये निमंत्रण, ये तो कहते हैं कि भाई सारा ही बिहार आपका, मैं कहा होगा, लेकिन जो मैं जहाँ हूँ वो तो मेरा है ही है। तो मैं आप सारे लोगों को ये निमंत्रण देता हूँ कि कभी भी बिना नोटिस दिए गेट पे पहुँच के अगर कोई भी ये कह देगा मैं सांवरलाल जी का आदमी हूँ, तो गेट खुलवा के वो अंदर आएगा, उसका राजभवन में सम्मान होगा और उसको मैं अपने परिवार की तरह रखूँगा। इस निमंत्रण के साथ आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।